डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चौथा वीडियो क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 जो कहलाता है मूल अधिकार। ये जो हमारे संविधान का भाग 3 है मूल अधिकार, ये अति महत्वपूर्ण भाग है। इसमें अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेख है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लेख है। यह अति महत्वपूर्ण भाग है। पहली बात तो कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज में रहते हैं कि ये मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मूल अधिकार क्या है। तो जरा हम इन तीनों को स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार और मूल अधिकार एक से दिखते हैं, पर तीनों में अंतर है। क्या? सबसे पहले हम प्राकृतिक अधिकार को लेते हैं। याद रखिएगा, एक प्रकृति से प्राप्त अधिकार है, या यूं कह ले कि प्रकृति प्रदत्त अधिकार है। प्रकृति से प्राप्त है, या यूं कहे कि प्रकृति से प्रदत्त अधिकार है। जॉन लॉक, ये ब्रिटेन का एक विद्वान था। जॉन लॉक ने 3 प्राकृतिक अधिकार दिए हैं। कितने? 3। क्या क्या? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये दुनिया में प्राकृतिक अधिकारों की पहली विस्तृत कॉन्सेप्ट दी थी जॉन लॉक ने। इसे याद रख लेना। कितने दिए? 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अब मानवाधिकारों की बात कर लेते हैं। भाई, मानव अधिकार मानव को मानव के रूप में प्राप्त अधिकार है। एक मनुष्य चूंकि मनुष्य है इसलिए उसके अधिकार है, तो वो मानव अधिकार है। ये जन्म लेने से पहले गर्भ में जब व्यक्ति आता है उस समय से लेकर के उसकी मृत्यु के अंतिम संस्कार के क्षण तक भी लागू रहते हैं। यहां याद रखने का पॉइंट ये है, ये सवाल आता है भाई, 10 दिसंबर 1948 क्या था इस दिन? यूएनओ द्वारा ये सब घोषित हुए मानव अधिकार। तो इसलिए ये भी याद रखने की बात हो गई ना कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब हम सबसे आखिरी विचार की बात करते हैं, मूल अधिकार। याद रखिएगा, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। किसी भी देश का संविधान वहां लोगों को मूल अधिकार देता है, वो मान्यता देगा, वो सभी मूल अधिकार होंगे। ये सर्वप्रथम किस देश में लागू है भाई? अमेरिका में। भारत में कहां से लिए गए? अमेरिका के संविधान से। और चूंकि हमने भाग 2 के वीडियो में देखा था कि जब विदेशी स्रोतों की बात की थी, मूल अधिकार भी अमेरिका से ही लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। मूल अधिकारों में सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 12। इसमें दिया गया राज्य की परिभाषा। और मौखिक याद रखिएगा, इसमें राज्य के साथ सरकार, सभी सरकारी संस्थाएं और सभी अधिकारी व कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हैं। क्यों परिभाषा दी गई? इसका कारण है, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये आपको याद रखना है भाई। जब घुमा के सवाल देता है किसी भी एग्जाम में, विशेष तौर पर यूपीएससी के और एसएससी के एग्जाम्स में ये चीज पूछी ही जाती है कि मूल अधिकार किसे प्राप्त है? व्यक्ति को। किसके विरुद्ध प्राप्त है? राज्य के विरुद्ध। चूंकि ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण देते हैं, इसलिए यह राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए, सीधा सीधा न्यायिक पुनरावलोकन शब्द नहीं दिया गया, पर यह दिया गया है कि राज्य कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को न्यून या कम करती हो। अब सवाल यह उठता है कि यदि राज्य ऐसी विधि बना दे तो न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दायित्व दिया गया है कि वो ऐसी विधि को जो व्यवस्थापिका बनाए या ऐसे निर्णय को जो कार्यपालिका करे अवैधानिक घोषित कर दे। इसलिए इसमें न्यायिक पुनरावलोकन है। और यहां यह भी एक बात याद रखनी है हमें कि न्यायिक पुनरावलोकन 2 न्यायालयों को प्राप्त है भारत में। किस किस को? सर्वोच्च न्यायालय को और सभी उच्च न्यायालयों को।
सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया अनुच्छेद 13 और 32 द्वारा, और सभी उच्च न्यायालयों को अलग से और दिया गया है अनुच्छेद 226 द्वारा। इसे हम आगे न्यायपालिका में डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब बात करें कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे पास में जब संविधान लागू किया गया था कुल थे 7। कितने थे भाई? कुल 7। आज कितने हैं? आज हैं जी 6, मतलब एक कम हो गया भाई। 6 हैं, 7 थे, एक कम। अनुच्छेद 30 याद रखना है, यह सवाल सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है भाई मौलिक अधिकारों में से। किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। कहां था? अनुच्छेद 30 में। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और यहां पर आप लोग ये भी ध्यान में रखना, उस समय सरकार किसकी थी केंद्र में? देसाई सरकार थी। आगे बढ़ेंगे, 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार थी। इस सरकार ने इसे कम कर दिया। तो देखिए इसमें सवाल क्या क्या पूछा जाता है। कितने थे? 7। कितने हैं? 6। किसे हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को। कहां उल्लेखित था? अनुच्छेद 30 में। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। किसने हटाया? मोरारजी देसाई सरकार ने। तो ये सभी हमें याद रखना। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 14। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता। देखो इसे हम साधारण भाषा में ना कानूनी समानता कह सकते हैं भाई, बोलचाल की भाषा में कह लें, आमतौर पर जब हम कहें अखबारी भाषा में कह लें कानूनी समानता। ये हमने लिया कहां से? ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए आजकल सवालों का थोड़ा पैटर्न बदल रहा है। अब ऐसा भी पूछा जाने लगा है कि ये पर्टिकुलर विधि के समक्ष समानता हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली है। क्योंकि याद रखिएगा अमेरिका के संविधान में दिया गया विधि का समान संरक्षण, हमने लिया है विधि के समक्ष समानता, ये हमने ब्रिटेन से ली है। ये कानूनी समानता, इसका मतलब सीधा सा ये है कि एक व्यक्ति जो किसी मिनिस्टर का बेटा है और एक साधारण व्यक्ति दोनों मिलकर कोई अपराध करते हैं और अपराध की गंभीरता समान है, तो दोनों समान दृष्टिकोण से कानून के सामने पेश होंगे। यानी किसी भी व्यक्ति को कानून की तरफ से कोई छूट नहीं है। दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है मूल वंश, लिंग, जाति, वर्ग व रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो आप समझ ही गए, इसे हम सामाजिक समानता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामाजिक समानता। देखिए एसएससी में सवाल भी आया हुआ है, सामाजिक समानता का उल्लेख कहां होगा? यह कहां है? जवाब आया अनुच्छेद 15 में। याद रखिएगा किसी भी व्यक्ति को भारत में उसके मूल वंश के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता, लिंग के आधार पर यानी स्त्री पुरुष का भेद नहीं किया जा सकता, जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध है, वर्ग या फिर रंग। इस रंग को कुछ गाइडों में आपको वर्ण भी लिखा मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हिंदी के सिर्फ शब्द का भेद है, दोनों का अर्थ एक ही, रंग कहें चाहे वर्ण कहें। ये सामाजिक समानता अनुच्छेद 15। फिर 16 देखते हैं, ये है अवसर की समानता। ये भारत के संविधान के सबसे विवादास्पद बिंदुओं में से एक है, पर मैं बता दूं ये वास्तव में स्पष्ट है। अवसर की समानता से अर्थ क्या है? लोक नियोजन में, ये बात याद रख लीजिएगा, लोक नियोजन में यानी सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी को अवसर की समानता है। अब कई बच्चे सवाल उठाते हैं फिर सर आरक्षण क्यों है? और ये आप पहले नहीं हो सवाल उठाने वाले, बहुत सारे लोगों ने न्यायालय में भी इसे चुनौती दे डाली होगी। पर ध्यान में रखिएगा इसी के ऊपर अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है कि ये बात आरक्षण के प्रावधानों पर लागू नहीं है। स्पष्ट है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, लेकिन ये आरक्षण से विरोधाभासी नहीं है, क्योंकि 16(4) कहता है आरक्षण के प्रावधानों पर यह बात लागू नहीं होगी।
अब देखिए अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। आप लोगों के लिए नया शब्द होगा, लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो कुछ जातियों के साथ में सामाजिक तौर पर अछूत उन्हें माना जाता था और उन्हें छूना भी अपराध समझा जाता था। तो अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का निषेध है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य नागरिक के व्यक्ति के साथ छुआछूत या अस्पृश्यता की भावना नहीं रख सकता। फिर अनुच्छेद 18, ये अति महत्वपूर्ण है, उपाधियों का अंत। पर इसमें हमें ध्यान रखना होगा पर्टिकुलर इन दो बातों को, सैन्य क्षेत्र व शिक्षा। देखिए मैंने समझने के लिए लिखा है कला व चिकित्सा भी, मूलतः ये दोनों बातें भी शिक्षा में ही आ जाती है, यानी इनकी उपाधियां दी जा सकती। उदाहरण जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भारतीय सेना में कर्नल की रैंक पे है तो अपने नाम के आगे ससम्मान कर्नल लगा सकते हैं, ये उपाधि परमिशन योग्य है। कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है। किसी ने एमबीबीएस की डिग्री की है वो भी डॉक्टर है भी। इसलिए सैन्य क्षेत्र और शिक्षा की उपाधियां मान्य है, उनका अंत नहीं है। पर यहां एक अपवाद भी याद रखिएगा, इन बातों के अलावा भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत में दिए जाते हैं, चाहे वो भारत रत्न से लेके पद्मश्री तक, वो सभी अपवाद हैं। अब हमें एक खास बात ध्यान में रख लेनी है कि जो सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की बात आती है, 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इन उपाधियों को समाप्त कर दिया था। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हीं उपाधियों को फिर से लागू कर दिया। यहां वैसे ये बात विचारणीय है कि कांग्रेस की सभी सरकारों के कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने मौजूदा या भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। मजेदार बात यह है मोरारजी देसाई ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान को समाप्त किया, लेकिन बाद में उन्हें भी मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये 4 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि स्वतंत्रता का अर्थ है सब कुछ करने की आजादी। बस हम यही चूक कर देते हैं। दरअसल ऐसी स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है, जबकि भारत में हमने टीएच ग्रीन के सिद्धांत को अपनाया है। हम सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इसका अर्थ है कि हमें उसी बिंदु तक स्वतंत्रता प्राप्त है जिस बिंदु तक हम दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में दखल ना दें। यानी अगर क्रॉस होगी तो दोनों की लिमिट बन जाएगी वहीं पर। इसे ना आप लोग वो जो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो समझ लें कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। अब वो आता नहीं कि समान चाप काटो, यहां से हम समान चाप काटेंगे, ये ऐसे कट गया, यहां से भी अगर हम चाप काटे ऐसे कटा, तो ये जो इनका केंद्र बिंदु आ गया, वह समझ लीजिए दोनों की स्वतंत्रता यहीं तक समाप्त हो जाती है। तो जरा हम इनमें देखते हैं अनुच्छेद 19, इसमें कुछ विशिष्ट स्वतंत्रताएं दी गई है। देखिए 19 नहीं याद करना है, हमें याद रखने हैं, और सवाल जिनमें से आते हैं वो ये है 19A, 19B, 19C, 19B, 19E, F और G। क्या क्या है? 19A में है वाक व अभिव्यक्ति, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और साथ में दी गई है सूचना की स्वतंत्रता भी। याद रखिएगा सूचना वाली तो 2005 के बाद ही हम इसे मान सकते हैं काउंटेबल, बाकी तो पहले ये महत्व में नहीं थी, पर दरअसल ये इसमें निहित तो है। इसमें मुख्य बिंदु अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है कि व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है किसी भी माध्यम से, बोल के, भाषा के द्वारा, छाप के, अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, किताब में, लेख में, या फिर प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी, या आजकल जो जितने डिवाइस वाला सिस्टम आ गया है हम इसे कह सकते हैं वीडियो के द्वारा भी, जैसा मैं कर रहा हूं। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मुझे अनुच्छेद 19 ये इजाजत देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसलिए मैं अभिव्यक्ति दे रहा हूं। तो ये सब है अनुच्छेद 19A में। पर अब कई बच्चे पूछेंगे कि सर हमें तो अभिव्यक्ति की आजादी है, तो क्या हम दूसरे को गाली गलौज दे सकते हैं?
नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस स्थिति में दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप किया है, आप उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे, इसलिए वो मान्य नहीं होगा। फिर है 19B। 19B में है सभा व सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। बुलाने का अधिकार है, मेन बात ये है साहब। इसे सरल भाषा में कहूं ना, बुलावा भेज सकते हैं, किसी को निमंत्रित कर सकते हैं, कहीं पर भी हम बुला सकते हैं। देखिए शादी ब्याहों में जो हम गैदरिंग इकट्ठी करते हैं, सामाजिक उत्सवों में इकट्ठी करते हैं, इस पर राज्य रोक नहीं लगा सकता है। कई लोग कहते हैं कि सरकार को रोक देना चाहिए, साहब नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा अनुच्छेद 19B कहता है हमें सभा या सम्मेलन किसी भी तरीके का, और विवाह समारोह सभी सम्मेलन होते हैं, उन्हें बुलाने का अधिकार है। पर यहां पर एक शर्त है भाई, ये सब के सब क्या होने चाहिए? निशस्त्र। अब ऐसा तो नहीं है ना कि बंदूकें और लठ लेकर के आ जाए, ये सब निशस्त्र होने चाहिए, हथियार इकट्ठे नहीं होने चाहिए इसमें। सी में चलते हैं जी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ, आप किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन का एक संघ बना सकते हैं, संस्था स्थापित कर सकते हैं नियमानुसार। 19D में लिखा हुआ है निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता। हम बिना रोक टोक के कहीं भी आ जा सकते हैं, निर्बाध आवागमन। अब कोई कहे कि सर मैं तो दूसरे के घर में जाऊं, नहीं भाई, फिर आप उसकी निजता का हनन कर रहे हैं, तो इसलिए परमिशन नहीं है। बाकी आप सार्वजनिक जगहों पर कुछ रेस्ट्रिक्टेड बिंदुओं को छोड़ करके आप परिवहन कर सकते हैं, आप देश में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, जहां अलाउड है, जहां इजाजत है। कुछ दिनों पहले एक मुद्दा भी उठा था, आपको ध्यान में होगा, महाराष्ट्र में एक शनि मंदिर का विषय आया था कि महिलाएं क्या उस मंदिर में जाएं या ना जाएं। तो चूंकि केवल महिला के आधार पर उन्हें रोका गया, तो उसे चुनौती दी गई, क्योंकि उन्हें भी निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता है। 19E में है बसने का अधिकार, मतलब आप कहीं भी अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, हम जगह खरीदे, वहां अपना मकान बनाए रहे। पर इस नियम में एक अपवाद है, J&K, जम्मू और कश्मीर। याद रखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 ये कहता है कि कुछ विषयों पर J&K की विशिष्ट स्थिति है, उनमें से एक ये भी है। इसका अर्थ ये है, स्पष्ट रखिएगा, भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाके बस सकता है, सिर्फ J&K को छोड़ के। लेकिन J&K का कोई भी नागरिक, चूंकि वो भारतीय नागरिक है, किसी भी अन्य राज्य में बस सकता है, लेकिन अन्य राज्यों के लोग जम्मू में या जम्मू एंड कश्मीर में जाके नहीं बस सकते। यानी आप राजस्थान के हो, आप हरियाणा के हो, आप MP के हो, आप तमिलनाडु के हो, आप असम के हो, आप जम्मू में जाके J&K में जाके नहीं बस सकते, और वहां के तो आप बस सकते हैं। F में चलें, 19F में दिया गया है संपत्ति की स्वतंत्रता, इसे हटा दिया गया है। शॉर्ट में मैंने लिखा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। 19G में है जीविका उपार्जन की स्वतंत्रता, यानी आपको अपनी आजीविका कमाने का अधिकार। इसका मतलब ये नहीं कि किसी के घर में चोरी या डकैती करें या छीना झपटी करें, नहीं, आप कानूनी साधनों से आजीविका का उपार्जन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इन सबको याद कैसे रखें? देखो जी, बड़ा आसान है। A अभिव्यक्ति, B बुलाना, किसी को भी बुला सकते हैं, C संघ, संघ बनाना, D देखो जी, राजस्थानी में कहा जाता है कोई फालतू में इधर उधर घूमता फिरता रहे तो कहते हैं डोलता है, तो D डोलना। E थोड़ा अंग्रेजी में आ जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिश्ड। F फॉल्स है, ये झूठा है, हटा दिया गया है, अब नहीं है। और G जीविकोपार्जन। तो अब हम देखें तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त है। सवाल क्या आते हैं? एक तो कि अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 6 का। कितनी थी? 7 थी, एक हटा दी गई, ठीक ठीक मूल अधिकारों की तरह से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। अभी 6 है, क्या क्या है? A में अभिव्यक्ति, B में बुलाना, C में संघ, D में आवागमन, E में बसना, F संपत्ति था, हटा दिया गया, और G में जीविका। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि से संरक्षण। देखो भाषा तो यही दी गई है, अपराधों के संबंध में 2 सिद्धि से संरक्षण। आखिरकार इसका अर्थ क्या है? तो हम इसको 2 बातों से समझ सकते हैं। पहली बात, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।
आपने बहुत बार अखबारों की, मीडिया की सुर्खियों में देखा होगा कि जिन अपराधों के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी अपराधी घोषित कर दे, वो भी व्यक्ति हमेशा ये कहता है कि नहीं, मैंने तो सजा, मुझे गलत मिली है, मैंने गलती नहीं की थी, क्योंकि उसे स्वयं के खिलाफ गवाही तो बाध्य नहीं कर सकते। दूसरी बात है, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं, 2 बार दंड या सजा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई निम्न न्यायालय सजा सुना दे, फिर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय सजा सुनाए, तो वो दोनों की सजा एक साथ ही गिनी जाएगी। अनुच्छेद 21 की बात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार पूछा जाता है जी, इसे जरूर याद रखिएगा। प्राण व देहिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपने प्राणों की और अपने देह की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसे हम एक बहुत संक्षिप्त में कह सकते हैं जीवन की स्वतंत्रता भी। कई बार सवाल ये भी आया है भाई, स्पेशली एसएससी में और आरपीएससी के एग्जाम्स में, कि जीवन की स्वतंत्रता कहां है? अनुच्छेद 21 में है, यही है वो, प्राण व देहिक। ये कहां से लिया हमने, ये शब्दावली कहां से ली थी? प्राण व देहिक स्वतंत्रता जापान से। कहां से ली थी? जापान से। देखिए, इसमें भी एक अपवाद है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, प्राण और देहिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन कुछ लोगों को सजाए मौत दी जाती है। क्यों? विधि के उचित प्रावधान द्वारा प्राण छीने भी जा सकते हैं। तो दरअसल सजाए मौत उन्हें दी जाती है जिन पे विधि ये मान ले कि उक्त व्यक्ति को जीवन का अधिकार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अन्यों के लिए ये अत्यंत नुकसानदायक है, तो उसे छीने भी जा सकते हैं, यानी सजाए मौत दी जा सकती है। फिर है इसमें एक ये उपअनुच्छेद जोड़ दिया गया भाई बाद में, ये आजकल पक्का सवालों में आ सकता है, याद रख लीजिएगा, इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 21 के क्या दिया गया है? शिक्षा का अधिकार। हालांकि वैसे हम आगे चर्चा करेंगे 1 से 14, ये 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों पे लागू, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू है। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भाई? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ये नीति निदेशक तत्वों में भी है, ये मौलिक कर्तव्यों में भी, और एकमात्र बिंदु है जो तीनों में उल्लेखित है। अब जो है हम अनुच्छेद 22 की बात करते हैं। अनुच्छेद 22 निवारक निरोध का निषेध। इस शब्द का अर्थ क्या है? देखो, अंग्रेजों के जमाने में ऐसे बहुत सारे कानून बने हुए थे कि जिस व्यक्ति पर संभावित लगता कि ये कोई अपराध कर सकता है, अपराध होने से पहले उसे पकड़ा जा सकता था। आजकल ऐसा नहीं होता भाई। निवारक निरोध का अर्थ यही है कि आप उसे अपराध से पहले पहली बात तो नहीं पकड़ सकते, सीधा अर्थ तो इसका ये है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा ना, पुलिस वाले पीछा करते रहते हैं कि क्राइम करे, इसे पकड़ेंगे, पता है क्राइम करने वाला, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। सबूत क्या है आपके पास? इसने क्राइम किया, अभी तो किया ही नहीं, करने के बाद पकड़ो। तभी तो हम कई बार कहते हैं भारत में कि अपराध होने के बाद पुलिस आती है। बेचारी पुलिस क्या करे, हमारे नियम है ये कि हम अपराध से पहले उसे नहीं पकड़ सकते हैं। पर यहां पर 2 बातें और जुड़ी हुई है। एक, गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसमें ना एक जबरदस्त बिंदु है, ये 24 घंटे का अर्थ है कार्यरत, वर्किंग आवर्स जिन्हें अंग्रेजी में कहें तो पता होता क्या है, अगर किसी अपराधी को लंबी पूछताछ करनी होती है सुरक्षा बलों को, तो उसे करते क्या है कि वो फ्राइडे शाम को गिरफ्तार करते हैं। अब जब वर्किंग आवर्स के 24 आवर्स होंगे, तब तक तो मंडे शाम हो जाएगी, आराम से 3 दिन मिल जाएंगे। वरना तो 24 घंटे में उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अब है एक अपवाद भी है, किसमें? निवारक निरोध में। क्या क्या? रासू का, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया था भाई। मीसा है, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर के आई थी। आपातकाल के दौरान ये बड़ा प्रभावी और कड़ाई से लागू होने वाला कानून था। और आपको याद दिला दूं, लालू प्रसाद यादव ने इस कानून का विरोध करने के लिए ही अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा रखा था, जो अभी वर्तमान में सांसद भी है राज्यसभा से। टाडा कानून, ये एक जमाने तक जो है नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इस कानून को लेके आई थी, और फिर पोटा, जिसे कि वाजपेयी सरकार लेके आई। ये सभी कानून निवारक निरोध हैं। इसका मतलब ये अनुच्छेद 22 में अपवाद भी है। आप सोचेंगे सर ये क्यों दिए गए? क्योंकि देखिए, इन सभी कानूनों में राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वाले,
सामाजिक विध्वंस की गतिविधि करने वाले या आतंकवाद की गतिविधियों में संलिप्त लोगों को अपराध से पहले भी पकड़ा जा सकता है। तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद है भाई, अनुच्छेद 23 व 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद 23 है, बलात् श्रम का निषेध। लैंग्वेज ध्यान में रखिएगा भाई इसकी, बलात् श्रम का निषेध, यानी जबरन किसी से कोई काम नहीं कराया जा सकता। इसमें जैसे कुछ बातें याद रखिएगा, बंधुआ मजदूरी पुराने जमाने में ऐसा होता रहा होगा, उसका निषेध कर दिया गया। वैश्यावृत्ति, उसका निषेध है। जबरन भिक्षावृत्ति, कुछ लोग समूह बना के, माफिया बना के कुछ बच्चों से या लोगों से जबरदस्ती भिक्षावृत्ति करवाते, उसका भी निषेध है। फिर बात आती है अनुच्छेद 24 की, इसमें बाल श्रम का निषेध है। दोनों की लैंग्वेज लगभग सेम सी है भाई, याद रखिएगा। 23 में बलात् श्रम का निषेध है, 24 में बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम के निषेध से अर्थ क्या है? 14 से कम आयु। इसमें 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, वही काउंट हो गए, 14 पार करते हिसाब इसमें नहीं आएगा वो। अब हम अनुच्छेद 25 से 28 तक की जो बात करेंगे, इसमें चौथा मूल अधिकार आ जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से ज्यादा सवाल नहीं आते, वैसे एक साथ ही पूछा जाता धार्मिक स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहां है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। विभाजित करके देख लेते हैं। 25 में दिया गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप किस धर्म को मानना चाहते हैं, किसको नहीं मानते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। आपको अपने मन की मानने का अधिकार है। आप किसी धर्म को नहीं भी माने तो उसकी भी आपको स्वतंत्रता है। फिर 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के अनुसार धार्मिक कार्यों का प्रबंध आयोजन कर सकते हैं, बशर्ते दूसरों के साथ परेशानी ना हो। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों के संदाय में स्वतंत्रता। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि मुस्लिम शासक जो है एक जजिया कर लगाते थे, जो धर्म के आधार पर वसूला जाता था। या धर्म के आधार पर कोई कर नहीं ले सकता। आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहां तक कि जो गली मोहल्लों में लोग धर्म के आधार पर आयोजनों के लिए लोगों से पैसे वसूलते हैं, उनमें भी कोई दे या ना दे उसकी मर्जी पर है। संदाय में स्वतंत्रता, यानी उसको छूट है, वो नहीं देगा तो नहीं देगा। फिर है अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा का निषेध। वैसे इसे शॉर्ट में इतना याद रख लीजिएगा, मैं मौखिक आपको डिटेल दे देता हूं। यहां इसका संदर्भ है राजकीय व अनुदानित संस्थाओं में धार्मिक या धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राजकीय या अनुदानित संस्थाओं में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, इसकी मनाही है। पांचवा हमारा मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। दो शब्द हैं शिक्षा व संस्कृति, इसलिए इसमें दो ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 व 30। अनुच्छेद 29 में दिया गया है भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण करने का अधिकार रखता है। अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 की अब हम बात करते हैं। यहां पर पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। दोबारा से इस बात को रखें दिमाग में, ये था वही, अब नहीं है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अपितु अनुच्छेद 300 में उल्लेखित विधिक या कानूनी अधिकार है। और हमने इस अध्याय के प्रारंभ में ही बात की थी कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब क्या है ये? अब मूल अधिकार नहीं, अभी तो क्या है? कोई पूछे अभी क्या है संपत्ति का अधिकार? विधिक या कानूनी अधिकार। कहां उल्लेखित है? अनुच्छेद 300 में। अंतर क्या पड़ा? देखो, जब तक ये मूल अधिकार था, सरकार किसी की सहमति के बिना उसकी संपत्ति नहीं छीन सकती थी। जैसे मान लो सरकार को सड़क की चौड़ाई बढ़ानी है, रेलवे लाइन बिछानी है या नई सड़क बनानी है, तो जिसकी भूमि आ रही है उससे उसकी सहमति के बगैर नहीं छीना जा सकता था। अब सरकार छीन सकती है, उचित मुआवजा देके सार्वजनिक हित में सरकार छीन सकती है। मुआवजा उचित दे, हित सार्वजनिक हो तो छीना जा सकता है।
अब छठे मूल अधिकार का जो आखिरी है बात करते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है ये? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक ही आर्टिकल है, कौन सा? 32। ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है भाई, पीएससी के एग्जाम्स में, एसएससी में भी बहुत बार पूछा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे क्या कहा था? संविधान की आत्मा। किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को। एक बात और ध्यान रखें, मूल अधिकार छीने जाने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, ऐसा इसमें उल्लेखित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उल्लेखित है कि मूल अधिकार छीने जाने पर व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। इस शरण हेतु उसे 5 प्रकार की याचिकाएं लगाने का अधिकार दिया गया है। स्टार्ट। पहले प्रकार की याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। स्पष्ट है नाम से ही, किसी को बंदी बनाए तो 24 घंटे में गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। देखिए, अगर ऐसा हो कि कोई सरकारी संस्था या फिर पुलिस विभाग या कोई भी सरकारी विभाग किसी व्यक्ति को बंदी बना ले और अगर उसे न्यायालय में प्रस्तुत ना करे तो ये याचिका लगाई जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि बंदी को प्रत्यक्ष लेके आओ न्यायालय के समक्ष। दूसरी है अधिकार प्रच्छा। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या संस्था अपने दायरे से बाहर जाकर, यानी अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर अगर कार्य करे तो उसे रोक देना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई जयपुर जिले का पुलिस अधिकारी है और वो बिना किसी वजह के या बिना किसी यहाँ के मुकदमे के जोधपुर या किसी अन्य जगह जाकर के किसी व्यक्ति के साथ में उसे गिरफ्तारी करने जैसा कार्य नहीं कर सकता, उसे रोका जा सकता है, ये अधिकार प्रच्छा है। परमादेश। कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या संस्था कार्य ही ना करे तो न्यायालय उसे कार्य करने का इस याचिका के द्वारा आदेश दे सकता, अगर कोई ये याचिका लगाए, यानी कार्य करने का आदेश देना, जो कर्तव्य पालन ना करे। जो व्यक्ति, जो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या संस्था ना करे कर्तव्य पालन, उसे आदेश देना कि कार्य करे। यानी ये दो जो है ना, ये हमें पक्का ध्यान में रखना है कि ये वाले दो जो हैं, ये न्यायालय देता है किसको? किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या संस्था को। ये किसे देता है? जिन्हें बंदी बनाने का अधिकार, उन तमाम सरकारी संस्थाओं को। और ये दोनों जो है, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों आदेश न्यायालय अपने अधीनस्थ या निम्न न्यायालय को ही देता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय को दे सकता है, उच्च न्यायालय अपने राज्य अधिकार के क्षेत्र में जितने उसके अधीनस्थ न्यायाधिकरण या न्यायालय उन्हें दे सकता है। क्या दे सकता है? उत्प्रेषण जो है कि अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण या विवाद को अपने पास मंगा लेना कि भाई आप इसे सुनवाई नहीं कर सकते, आप हमारे पास भेजो, क्योंकि आपके दायरे से या आपके कर्तव्य पालन के अधिकार से ये बाहर है। प्रतिषेध। प्रतिषेध में अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देकर किसी प्रकरण को प्रतिबंधित करना। कोई प्रकरण या विवाद चल रहा है, उसको वहीं स्टॉप कर दिया जाए, कि उसे उसकी सुनवाई रोक दी जाए। तो कुल मिला के हमें यह ध्यान में रखना, जो मोटी बात है पूछी जाती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, या इन्हें ध्यान रखना है कि न्यायालय किसी अधिकारी, कर्मचारी या संस्था को कौन से आदेश दे सकता है? अधिकार प्रच्छा और परमादेश। और अपने अधीनस्थ न्यायालय को क्या आदेश दे सकता है? उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध। हमने पूरे 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं। अब 2 विशेष बातें हमें याद रखनी है। नंबर 1 बात कि आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इसमें से अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, यानी ये दोनों आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं, लागू रहते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या था? अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों बातें तो आपातकाल में भी लागू है। एक दूसरी बात याद रखना, इसके हम पहले भी चर्चा थोड़ी सी कर चुके थे। शिक्षा का अधिकार एकमात्र बिंदु है जो कि तीनों में शामिल है। कौन कौन सी तीनों चीजें? मूल अधिकार में। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम इन दोनों बातों को, नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो इन तीनों में ही शिक्षा का अधिकार शामिल है। ये 2 बातें कल पढ़ेंगे, एक आज हम पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मौलिक अधिकार अच्छे से समझ आए होंगे। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और हमने जो पहले प्रारंभिक 3 वीडियो जो जारी किए थे वो तीनों भी आप देखें, ताकि हम भारतीय संविधान को
ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सके। धन्यवाद।